हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ ओम सुमन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो है यहाँ संबंधित इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से संबंधित है। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से संबंधित जो वीडियो है हमारा, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से ये पूरा साइकिल चलता है और किस प्रकार से हम इसको यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो पहली बात तो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है, इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को हम आखिरकार पढ़ क्यों रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से बात यह है कि जो सबसे पहली प्रोसेस होती थी जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, सबसे पहली जो क्रिया होती थी उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। उस ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के दौरान एटीपी बनता है और उसके साथ ही दो एटीपी के साथ ही हमें वहाँ पर NADH2 भी प्राप्त होते हैं। दो NADH2 उनसे हमको मिलते हैं 3 × 2 यानी कि 6 एटीपी। कितने एटीपी मिलते हैं? 6 एटीपी। किससे? NADH2 से। अब वो NADH2 से एटीपी कैसे मिलते हैं? वो यहाँ पे मिलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना अपन देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमको इस तरह की संरचना हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। तो यहाँ पर क्रेब्स चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, क्रेब्स चक्र चलता है। यहाँ पे चलते आपको पता है योजक अभिक्रिया, और क्रेब्स चक्र में जो उत्पाद बनता है जिसका नाम है NADH2 और दूसरा उत्पाद है FADH2। इन NADH2 और FADH2 से हमको ATP कैसे प्राप्त हो, इसके लिए ही हमारे पास ETS। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना आपके सामने बनी हुई है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया, उसका अवकाश, ये मैट्रिक्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री है, इसको हम आधात्री बोलते हैं। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, परिकल अवकाश ये वाला, इसको परिकल अवकाश बोल रहे हैं। ये वाला साइड है जिधर H+ मुक्त होते हैं, ये H+, और अंदर वाला पार्ट है NADH2 वाला, और बीच का जो ये झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो झिल्ली है वो इस तरह से मौजूद है। तो आइए हम ETS को चालू करते हैं, किस प्रकार से ETS इस क्रिया को संपन्न करती है। ETS आखिरकार माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत ही अच्छी विधि है। ETS ठीक है। तो आइए ETS के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। ETS की जो जानकारी हमारे सामने आती है वो कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होते हैं। तो इस पूरी रिएक्शन को करने के लिए हमारे पास विभिन्न टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, विभिन्न टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हमारे पास पहला वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट। ये है हमारा पहला कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। इसका नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसमें कौन कौन सी मुख्य चीज़ें होती है? इसमें फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन होती है, आयरन सल्फर इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं भाई, है ना। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एक वाहक से दूसरे वाहक में पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ग्राही है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद जो पहली बार जो NADH2 यानी कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स NADH2 एंट्री करता है,
तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन FMN ने ग्रहण किए, वही 2 इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स ने ग्रहण किए। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन चलते हुए यहाँ पे पहुँच गए माइटोकॉन्ड्रिया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जहाँ पर यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और अपचयित हो जाता है। अब ये जो यूबिक्विनोन होता है, ये हाइड्रोजन को तो भेज रहा है इधर की साइड, देखो ये हाइड्रोजन तो जा रहा है इधर की तरफ, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जा रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास। इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 के पास जा रहा है। देखो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 के पास गमन कर रहा है। कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन ये चलता रहा है। देखो मैं इसको थोड़ा यहाँ से बता रहा हूँ, ये चला इलेक्ट्रॉन यहाँ से, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ यूबिक्विनोन के पास पहुँचा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुँच रहा है? साइटोक्रोम बी के पास। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी के बाद इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर साइटोक्रोम C1, ये कॉम्प्लेक्स के नाम है। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है साइटोक्रोम BC1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में इलेक्ट्रॉन पहुंचा। अब 3 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3 से इलेक्ट्रॉन एक चलवाक होता है जिसका नाम है साइटोक्रोम C। वो इसको ले जाके कौन सी कॉम्प्लेक्स में छोड़ देता है इलेक्ट्रॉन को? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक कॉपर केंद्र द्वारा ग्रहण किया जाएगा। कॉपर केंद्र के बाद ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3 से होता हुआ कॉपर B तक पहुंचेगा। कॉपर B इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दे देगा। ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सहायता से जल बनाएगा। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर काम आते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4। इस तरह से Na-2 जब इस शटल में प्रवेश करता है, Na-2 इस शटल में प्रवेश करता है तो यहाँ पर 3 ATP के अणु बनते हैं। एक ATP यहाँ पे बनता है, एक ATP यहाँ बनता है और एक ATP यहाँ बनता है। इस तरह से 3 ATP का निर्माण होता है Na-2 से। अब हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जिसका नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। इसके कौन कौन से तत्व होते हैं? इसमें तत्व होता है एक तो FAD। FAD का मतलब फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये होता है न्यूक्लियोटाइड। और इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, या इसमें सक्सिनेट, या आप इसको बोल सकते हो FADH2। FADH2 यहाँ पर एंट्री करता है और वो फिमरेट बदलता है। तो FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को, तो FADH2 के इलेक्ट्रॉन चलते हैं। देखो अब FADH2 की बारी आ जाती है। FADH2 से किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन घूमेंगे देखना। देखो FADH2 से इलेक्ट्रॉन पहुंचे किसके पास? ये पहुंचे इलेक्ट्रॉन किसके पास? FAD से आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के पास पहुंचे। कहाँ पहुंचे? यूबिक्विनोन के पास। इलेक्ट्रॉन चले यहाँ से, ये फिर चलते जा रहे हैं, अब पहुँचे यूबिक्विनोन के, आयरन सल्फर प्रोटीन से यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन पहुँचा कहाँ पे? वापस वही कॉपर B के पास, साइटोक्रोम B यानी कॉम्प्लेक्स 3 में एंट्री, यहाँ पे पहुँचा। यहाँ के इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन साइटोक्रोम C1 यहाँ पहुँचा। साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन उसी चलवाक की मदद से इसका इलेक्ट्रॉन भी पहुँचा।
उसी चलवाक की मदद से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में आता है पहले की तरह। वही कॉपर केन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वही साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3 और साइटोक्रोम B से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीजन के पास पहुंच जाता है और ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन का यूज करके H2 यानी कि जल बना देती है। ये होती है कॉम्प्लेक्स सेकंड। जब कॉम्प्लेक्स सेकंड एंट्री करता है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ एक बार आपको अच्छे से। कॉम्प्लेक्स सेकंड की जो एंट्री होती है उसको एक बार अच्छे से समझ लेना कि कॉम्प्लेक्स सेकंड कैसे काम करता है। तो देखो ये पहला तो हो गया, अब कॉम्प्लेक्स सेकंड की बारी आ रही है। ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स सेकंड किस प्रकार से अपना वर्क करेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स सेकंड में होता है हमारे पास FADH2, ठीक है, FADH2। FADH2 यहाँ पर इस तरह से FAD ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया आयरन सल्फर ने, फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया यूबिक्विनोन ने, यूबिक्विनोन हो गया अपचयित, फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया किसने, यहाँ पे। यहाँ से प्रोटॉन तो चला जाएगा इधर, कहाँ चला जाएगा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। जो इलेक्ट्रॉन होता है भ्रमण करेगा चलवाकों में। तो यहाँ पे पहला चलवाक कौन सा था आपको बताया था मैंने, साइटोक्रोम B। फिर यहाँ पे कौन सा है, आयरन सल्फर प्रोटीन, इस तरह से। फिर यहाँ पे कौन सा है, साइटोक्रोम C1। अब साइटोक्रोम C1 अपने इलेक्ट्रॉन को चलवाक को देगा। चलवाक इलेक्ट्रॉन ये छोटी सी प्रोटीन होती है। अब ये इधर से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ठीक है, चलता जा रहा है। फिर साइटोक्रोम C इस इलेक्ट्रॉन को, ये देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन चल रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन चल रहा है। ये इलेक्ट्रॉन वापस कॉपर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 से होता हुआ कॉपर B केंद्र में पहुंचता है। कॉपर B इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को देता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है और क्या बना देती है, जल बना देती है। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड में कितने कॉम्प्लेक्स काम आए, एक तो कॉम्प्लेक्स सेकंड यानी FADH2 में कितने कॉम्प्लेक्स काम आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है काम थर्ड और एक काम आ रहा है फोर्थ। इस तरह से इससे बनने वाले ATP की संख्या होगी ATP 2 ATP। जबकि NADH2 की जब एंट्री हो रही है तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट भी काम आ रहा है, इससे भी ATP बन रहा है, कॉम्प्लेक्स थर्ड भी काम आ रहा है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ भी काम आ रहा है। इस प्रकार से इनसे ATP बनता है। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया चलती है ना। तो यूबिक्विनोन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसका काम होता है अपचयित होना। क्या काम होता है इसका, अपचयित होना। तो यूबिक्विनोन यहाँ पर अपचयित होता है। अब ATP कैसे बनता है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ATP कैसे बनता है उसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्पेस है, स्पेस कला यानी कि परिकलावकाश यानी दो झिल्लियों के बीच की जगह वो ये मौजूद है। तो उस झिल्ली पर, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर ये एक F1 कण पाए जाते हैं, F0 और F1 कण। F1 को हम ATP सिंथेज बोलते हैं। इधर होता है प्लस चार्ज बढ़ता जाता है तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रवणता पैदा होती है और इधर होती है नेगेटिविटी H+ आयन की। तो ये जो H+ आयन इधर आते हैं, सारे H+ आयन इस F1 के थ्रू यहाँ पर निकलते हैं और इसी एनर्जी का उपयोग करते हुए ADP IP की मदद से ATP का निर्माण कर देता है। जैसे कितनी जगह करता है निर्माण, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पे करता है, सेकंड पे करता है, नहीं से थर्ड पे करता है और फोर्थ पे करता है। इस तरह से 3 कॉम्प्लेक्स पे ये किसका निर्माण करता है, पी का। तो ये रिएक्शन बहुत सिंपल सी है। ATP क्या होता है, ATP में 2 कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, F0 और F। तो यहाँ से H+ आयन प्रवेश करते हैं और इससे निकल जाते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है, ATP का निर्माण होता है। ये आज हमने समझा। तो ATP का निर्माण हमने समझ लिया है।